हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू माई सक्सेस टीम से। आज आपके लिए लेके आया हूँ एमोलेड डिस्प्ले एंड लाइट। देखिए, जितने भी नॉर्मल सर्किट है, जैसे कि उसके अंदर हमको लाइट सेक्शन इजी समझ आ जाता है कि लाइट सेक्शन चलता कैसे है और कैसे वर्क करता है। ठीक है। और ये एमोलेड वाली जो सर्किट के अंदर में बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन बना होगा और बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे यूट्यूब में। लेकिन रियल बोलोगे तो मेरा कुछ वीडियो अलग बनाने का मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ आए। और एक चीज़, मेरे वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज़ स्किप किया हुआ नहीं मिलता। स्किप किया रहता हूँ, बोलने का मतलब ये है कि मैं कोई भी सेक्शन के अंदर में ये चीज़ मैं आप मेरे क्लास में आओगे तो बताऊंगा, ये सारे चीज़ नहीं होता मेरे अंदर। अगर मैं जो भी वीडियो दूंगा वो पूरा ओपनली ही वीडियो देता हूँ। तो आज आप लोगों के लिए ये जो सर्किट है ठीक, डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स, जो लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन एक ही आईसी के अंदर में पूरे सर्किट बना हुआ है। तो इसके लाइन, एक एक लाइन को मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ग्राफिक्स कैसे बनता है, ठीक, और लाइट कैसे बनता है। तो देखिए, हर एक आदमी बोलता है कि पावर सीक्वेंस ओनली पावर आईसी का होता है, तो वो गलत है। हर एक आईसी, चाहे चार्जिंग आईसी हो, ग्राफिक्स आईसी हो, लाइट आईसी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे एमएमसी हो, हर एक आईसी का सीक्वेंस होता है कि उसकी स्टेप कौन से है। ठीक, इस वीडियो के जरिए से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे अंदर में, मेरे जगह में मैं क्लास कैसे देता हूँ स्टूडेंट को और इसको समझाता कैसे हूँ। ये सारे चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद मैं उसी चीज़ को प्रैक्टिकल कराता हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो के, देखिए, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मेरे को कोई खास वीडियो बनाने का नॉलेज नहीं है। ठीक है जी। तो कोई भी छोटे मोटे गलती भी होता है तो उसको आप लोग स्किप कीजिएगा और हो सके तो इसमें से मेरे प्लस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करना, जो सही चीज़ है उसको पकड़ने की कोशिश करना। और मेरे तरफ से मैं इतना कोशिश किया हूँ इस वीडियो के अंदर में कि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए समझने में। जैसे कि ये सर्किट देखिए, ये सर्किट के अंदर में आपकी ग्राफिक्स वीएसएन वीएसपी, जैसे कि मान जाए आपकी वीएसएन वीएसपी के लिए अलग से ड्राइवर आईसी लगा रहता है। कोई भी एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि मान लीजिए नोट 4X विंडो वाली, तो उसके अंदर में आप देखते हैं तो PMI 8952 के अंदर में रहता है। 5A में जाओगे तो 5A के अंदर में NT 50358 की आईसी लगा रहता है। ओप्पो वीवो ये सारे में वही 50358 वाली है, तो SM कुछ है, वो सारे आईसी लगे होते हैं। तो वो ओनली सिर्फ ग्राफिक्स ड्राइवर है, ग्राफिक्स के लिए माइनस और प्लस वोल्टेज बनाने के लिए होता है और लाइट सेक्शन अलग होता है। लेकिन इसके अंदर मैं क्या किया हूँ, ये जो इसके अंदर में क्या है कि जो डिस्प्ले और लाइट, ये दोनों एक ही आईसी के अंदर में है। तो ये सारे पिन सामने वाले को समझ नहीं आता कि ये पिन वर्किंग में क्या है। जैसे कि ये पिन है, ये सारे पिन ये कब चालू होने वाले हैं, कौन कौन सा चीज किस किस को चालू करा रहा है, ये सारे चीज मैं अभी इस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा होने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा डीपली से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को समझाते बताते बताते, तो थोड़ा वीडियो ये लंबा होने वाला है। तो जितना हो सके मैं छोटे शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट में बनाने के चक्कर में आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं ओपन कर रहा हूँ तो पूरा ओपनली कर रहा हूँ ताकि आपका काम आ जाए। आप मेरे लिए ये वीडियो देख के आधे घंटे टाइम बर्बाद करोगे तो आपको भी तो कम से कम दिमाग में थोड़ा बहुत घुसना चाहिए। ठीक है। तो इस एक वीडियो से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरे क्लास के अंदर में मैं कैसे क्लास दे रहा हूँ। एनिमेशन के थ्रू से दे तो रहा हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी चाहिए। जब तक कोई भी चीज को ओनली रटा दिए थियोरिकल, तो उसमें किसी का कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर सकता। तो उसको प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो ये सारा चीज कराने के बाद में मैं उसको प्रैक्टिकल कराता हूँ। बुक में हर एक डायग्राम की ड्राइंग बनवाता हूँ ताकि सामने वाले को सर्किट समझ आए। ठीक है। अभी के डेट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी के डेट में डायग्राम की नॉलेज अगर अपने अंदर में नहीं लेते हो, ठीक है, तो आगे के हैंडसेट बनाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कंटिन्यू जीवन भर डायग्राम पढ़ो नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 6 महीने इतना मेहनत करो डायग्राम के ऊपर में कि आपके अंदर में पूरे डायग्राम के हर एक एक सर्किट, हर एक एक लाइन आपको समझ आ जाए कि कौन सा लाइन में कितने वोल्टेज आते हैं, कौन सा लाइन कितना टाइम आता है, कितने वोल्टेज से आता है, कितने फ्रीक्वेंसी से आता है। ये सारी नॉलेज ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अगर घुस गया, उसके बाद हर बार आपको डायग्राम उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी नॉलेज चाहिए कि पिन डेफिनेशन कैसे पढ़ना है, डेटा शीट जो होता है उसको कैसे पढ़ना है,
डायग्राम को रीड कैसे करना है, ठीक है, कौन से लाइन में कितने कितने कंपोनेंट लगे हैं, वहां से कितने रास्ते चेंज हुए हैं, वो सारा चीज इसके अंदर में, यानी कि आपके दिमाग के अंदर में वो सारे चीज होने चाहिए, तब आप प्रॉपर ढंग से आप कोई भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो। एक तुक्के पर्पस में हम ओनली आईसी निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन हम परफेक्ट रिपेयरिंग नहीं कर सकते। जो है मैं उसी चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाता हूं मैं क्लास को, इसके स्टेप को मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर में एक लिया सीपीयू, एक लिया पावर आईसी, एक कनेक्टर, और ये हमारी लाइट एंड ग्राफिक्स। मैं इसकी सर्किट की जो डिजाइन है वो पूरे डिजाइन मैं सैमसंग के A50 मॉडल से लिया हुआ हूं, तो जरूरी नहीं है ओनली A50 में ही काम आएगा, जो बाकी कई वीवो ओप्पो में भी है उसमें भी जो अगर ये आईसी लगा है, चाहे आईसी का नंबर कोई दूसरा क्यों ना हो, लेकिन इसकी वर्किंग सेम रहता है। सभी का मैंने मैच भी कर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर में कनेक्टर लिया, लाइट एंड ग्राफिक्स आईसी जो रहता है वो लिया, दो छोटा एलडीओ लिया हूं, ठीक है। तो ये एलडीओ क्यों लिया हूं, देखिए सैमसंग के अंदर में हर एक सेट के अंदर में देखना, आपको जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वीडीडी चाहिए होता है कम्बो को, उसके लिए अलग से एलडीओ से वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो उसकी वर्किंग भी क्या होगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा माइंडली समझने की कोशिश करना। अब सबसे पहले इसकी एक लाइन को लिया मैं, कौन सा लाइन लिया, LCD DET 1.8, ये डिटेक्टर की लाइन है। क्या होता है, जब हम कभी भी कम्बो को बोर्ड के अंदर में नहीं लगा करके यदि हम टेस्टिंग लेते हैं तो हमारी टेस्टिंग सही नहीं होती। सबसे पहले इस सर्किट को सीपीयू को पता होना चाहिए कि इस सर्किट, इस कनेक्टर में कम्बो का जो पत्ता है वो लगा हुआ है, और यदि आपका कम्बो नहीं लगा है तो फिर बाकी वोल्टेज की प्रोवाइड यानी कि आगे की वर्किंग प्रोसेस नहीं होती। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी टेस्टिंग आपको लेना है तो कम्बो लगा के लेना है। तो ये सबसे पहले पिन लिया मैं LCD DET की, ठीक है। तो उसमें भी छांट के अलग से बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे छांटना है डायग्राम में। तो DET का लाइन क्या है, ये कम्बो को डिटेक्शन दिखाता है कि कम्बो लगा है कि नहीं लगा है। अब देखिए हमारे सेट को हम जब कभी भी पावर ऑन करेंगे, यदि आप पावर ऑन करके ऐसे ही आप हॉट टेस्टिंग लेने की कोशिश करेंगे तो वो पता लगा लेगा कि इसके अंदर में कम्बो नहीं लगा है। तो कैसे पता लगाएगा उसमें, देखिए अभी हमारा 1.8 यहाँ पर आप कभी भी कम्बो उतार करके जब यहाँ पर चेक करेंगे इस रजिस्टर में, यहाँ पर एक 100 किलो ओम से एक रजिस्टर है और पावर आईसी से 1.8 दिया गया है, और देने के बाद एक लाइन सीपीयू में गया है, एक लाइन सीधा कम्बो में जाएगा जो कनेक्टर में आया हुआ है। तो यहाँ पर खेल कैसा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं फोल्डर को यहाँ पर मैं लगाऊंगा, ठीक है। फोल्डर लगाने के बाद में यहाँ पर ये जो वोल्टेज यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 100 किलो ओम का जो रजिस्टर है एक साइड में वोल्टेज नहीं आएगा और एक साइड में आएगा। कब के कंडीशन में, यदि हमारा फोल्डर लगा है। तो ऐसा क्या चीज है इस सर्किट के अंदर में, सर्किट के अंदर में ये है कि इस वाली लाइन में हम जब फोल्डर में जब चेक करेंगे आईडी वाली DET वाली लाइन को, तो वहां पर वो उसकी ग्राउंड रहती है, उस लाइन में ग्राउंड दिया गया है। तो जैसे ही हम फोल्डर को अटैच करके जब हम उसके अंदर में बैटरी है तो पावर प्रेस जो भी करेंगे, तो उतना समय में हमारा यहाँ पर वोल्टेज यहाँ का खत्म हो जाता है ग्राउंड की वजह से, और वोल्टेज यहीं तक मिलेगा। अब यहाँ पर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है 100 किलो ओम्स का। तो 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है तो उस साइड में तो आपका ग्राउंड हो चुका, तो ग्राउंड हो चुका तो कुछ कंडीशन यहाँ पर ग्राउंड होते हैं जिसके वजह से, ठीक, यहाँ पर करंट कैपेसिटी वोल्टेज की थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता रहे कि हम जब फोल्डर लगा रहे हैं तब हम इसकी वोल्टेज जब टेस्टिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर एक साइड वोल्टेज मिलेगा, एक साइड नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, अगर कूल टेस्टिंग में हम कैसे पता करेंगे इसको, ठीक। यदि हमारा कम्बो यहाँ से निकला हुआ है, कम्बो यदि निकला हुआ है, हम इस लाइन की GR ले सकते हैं। यदि GR आ रहा है तो हम एक ही बार में हम ओके नहीं मानेंगे, ये चीज का भी ध्यान रखिए। ये इसका भी GR हो सकता है,
तो वो कंडीशन में क्या होता है, जब हम डीपली फंस जाते हैं ना ऐसे केस में, हमको इसको भी उतारना पड़ता है, इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद में हमारे यहाँ पर GR होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, 300 हो, 300, 450 हो, हर एक का अलग अलग रहेगा, थोड़ा बहुत आई ये CPU के अनुसार से। यदि यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तब तो ओके है, क्योंकि इसको निकालने के बाद में CPU के साथ में अटैच है, तब तो हमको वैल्यू मिलेगा। अगर ये पिन इसके साथ अटैच में नहीं है तो बीच से कोई ट्रैक टूटा हुआ है, तब के कंडीशन में भी हमको इस कनेक्टर में GR नहीं मिलेगा, तब हमको समझ आ जाएगा कि ये लाइन इसका ब्रेक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझाने जा रहा हूं कि यदि ये लाइन ब्रेक है तो क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, आपके बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं LDO की इनपुट वोल्टेज सप्लाई, इनपुट सप्लाई मैं पूरा कर देता हूं। ठीक है, एक का इनपुट सप्लाई है VSW 2.0 वोल्ट। यहाँ पर मैं जो बक सर्किट है उसकी बक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे चीज मेंशन नहीं किए हूँ, आपको ओनली समझना है कि यहाँ पर जो एक LDO होता है उसकी सप्लाई 2.0 यहाँ से उठा करके इस LDO को दिया जाता है। दूसरी सप्लाई हमारी चार्जिंग से जो VPH बनता है, वही VPH से वोल्टेज सिस्टम, जो VSYS लिखा है, इसको वोल्टेज सिस्टम बोला जाता है, और यही लाइन हमारी VPH पावर है। ठीक, VPH पावर क्वालकॉम में ज्यादातर यूज होता है, सैमसंग में वोल्टेज सिस्टम लिखता है, मीडियाटेक में भी वोल्टेज सिस्टम लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी इनपुट सप्लाई दे दिया। इनपुट देने के बाद एक लाइन इस IC को इनपुट देगा, पावर इन, पावर वोल्टेज इन, ये ठीक, यहाँ पर पावर वोल्टेज इन, तो इस IC को भी पावर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दो सिग्नल आ रहा है, LCD EN 1.8, LCD EN 3.0। तो जो एमोलेड डिस्प्ले के लिए जो ये IC रहता है, ये जिस भी IC में लगा है, जिस भी बोर्ड में यानी कि सेट में लगा है, जो भी मॉडल में, तो उस मॉडल में हमको दो वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। एक तो 1.8 की जरूरत पड़ेगा, एक 3.0 की वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। ये कब आएगा, जब यदि डिटेक्शन की लाइन यदि ओके है और उसको पता चल गया कि ये कम्बो लगा हुआ है, तब के कंडीशन में हमारे 1.8 और 3.0 के लिए इनेबल सिग्नल आएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन नहीं किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ LCD EN 1.8, LCD EN 3.0। तो यहाँ पर आप लोग ये दोनों वोल्टेज नहीं चेक करना है आपको, इतनी आउटपुट कराने के लिए यहाँ पर EN आ रहा है, और ये दोनों की वोल्टेज रहेगा 1.8 वोल्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर कभी भी हम लोग इस LDO में EN वाले पिन में हम जब चेक करेंगे, ये 3 नंबर वाले में, तो यहाँ पर हमको 1.8 की वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये कटा हुआ है तो ये आपकी इनेबल सिग्नल नहीं भेजेगा, तो इनेबल सिग्नल नहीं भेजेगा तो ये LDO आउटपुट नहीं करेगा 1.8 और 3.0, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब मैं इसी को उसी सर्किट में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट किया, जैसे ही इनेबल सिग्नल इस LDO को आएगा 1.8, वैसे ही ये LDO जो VPH बनाता है वो 3.0 VPH इनपुट लेता है, जो VDD के रूप में VPH लिया गया है वो 3.0 बनाएगा, और जो हमारी 2.0 का वोल्टेज VDD लिया है वो हमारी 1.8 वोल्टेज बनाएगा। ये इस कम्बो के लिए VDD हो गया, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब कम्बो को चालू होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज इसको मिल गया। ठीक है जी, अब मैं डायग्राम भी साथ ही साथ में चलाते लेके चल दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फिर बाद में कंफ्यूजन मत हो। यहाँ पर इसमें न जाके मैं सीधा इसमें जाऊंगा कनेक्टर में। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं यहाँ पर DET की लाइन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर LCD DET लिखा हुआ है, ये हमारी डिटेक्शन की पिन है कि हमारा कम्बो लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है जी, दूसरा हमने क्या देखा, LDO देखा है, तो यहाँ पर देखिए दो LDO लगा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बक 9 PMIC LDO 2.0, ये इसकी VDD इनपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पर जो LCD EN 1.8 ये आएगा CPU से, जैसे ही ये आएगा तो यहाँ की आउटपुट निकलेगी हमारा 1.8 वोल्ट, और वो यहाँ से घूम करके यहाँ पर देखिए 1 VDD LCD 1.8 यहाँ जुड़ेगा। ठीक है जी, अब एक आता है सॉरी ये है
वीवेट सिस्टम, जो हमारी जो मैं वीपीएच पावर जो बोला हूं, तो ये हमारी वीपीएच पावर है। और यहाँ पर इनेबल सिग्नल सीपीयू से आएगा 1.8 का, और किसके लिए आएगा, एलसीडी EN 3.0। ठीक है, जैसे ही इनेबल सिग्नल इसके अंदर आएगा, यहाँ पर VDD LCD 3.0 है, तो यहाँ पर देखिए LCD VDD LCD 3.0, ये इसके लिए इनपुट आ गया। इतना में हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। जितना अभी तक पढ़ाया हूं वो साथ ही साथ मैं आपको डायग्राम के साथ में लेते चलते जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को इसकी कंफ्यूजन मत बने। ठीक है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट आऊंगा मैं यहाँ पर। अब ये तो हमने कम्बो को, जो भी कम्बो लगाते हैं उसको हमने वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज दे देने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखो LCD MIPI, जो MIPI लाइन होते हैं, आप लोग जान ही रहे हो कि 10 लाइन का होता है, जिसमें 5 पैकेज रजिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, पैकेज वाला कॉइल भी बोलते हैं, रजिस्टर भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा, यहाँ पर छोटे रूप में डाल दिया हूँ जगह के अनुसार से, ताकि आप लोगों को जगह के अनुसार से कंफ्यूजन मत हो। लेकिन इसके अंदर में आपकी जो सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग के अंदर में आपको MIPI देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई सारे सेट के अंदर में इंटरनल रहता है CPU के अंदर में, और कई सारे, जरूरी नहीं है कि सैमसंग ही रहे, ओप्पो हो गया आपका, वीवो भी कई सारे मॉडल हैं जिसमें आपको बाहर सर्किट में देखने के लिए नहीं मिलता। तो पर मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ, जिसमें है उसमें देख करके काम करना, जिसमें नहीं है उसमें डायरेक्ट वो CPU में रहता है। ठीक है, अब टेस्टिंग की बारी आती है हमारी MIPI की लाइन की। तो MIPI वाली लाइन को आपको कभी भी टेस्टिंग लेना है तो इसकी जो GR होती है 10 लाइन की सेम होनी चाहिए, परफेक्ट एक वैल्यू रहेगा 10 लाइन का। ये इसकी कुल टेस्टिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको तो मैंने चालू कर दिया, लाइन दे दिया देने के लिए, लेकिन अभी तक ग्राफिक्स की कोई भी वोल्टेज आना स्टार्ट नहीं हुआ। एनिमेशन बनाया हो तो एनिमेशन के अनुसार से आप लोग देखना। देखो, जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ से, उसको मैं आने का निशान दे दिया हूं, और वो आ ही रहा है, जा नहीं रहा है। ठीक है, और जो आने का निशान है, जो यहां से जाने का निशान है, वो जाते हुए ही नजर आएगा। उस चीज को भी ध्यान देना। इसमें यहां से कोई भी अभी तक LCD ग्राफिक्स के लिए जो पिक्चर बनेंगे वो अभी तक नहीं आया। अब मैं निकलता हूं आगे। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, LCD LX1। LX1 के लिए एक सप्लाई लिया गया है, जो VPH पावर से लेकर के यहां पर वो स्विचिंग कराएगा। ठीक है जी, LX1 देखो, LX1 यहां पर क्यों लिखा हूं, ये एक नेगेटिव जो पॉजिटिव वोल्टेज बनाने के लिए। ठीक, कि हमको देखो, बाकी सेट में आप लोग देखे हो कि VSN VSP, तो VSN VSP क्या है, VSN हमारी नेगेटिव 5 वोल्ट और VSP हमारी पॉजिटिव 5 वोल्ट, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट होता है। लेकिन इस सर्किट के अंदर में 5 वोल्ट नहीं होता, कम होता है। ठीक है, उसको भी आगे बताऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी बारी आती है LX मतलब होता है स्विचिंग की लाइन, जहां स्विचिंग होती है। तो ये LX1 जो होगा, इसको कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम सप्लाई देंगे, यहां पर स्विचिंग स्टार्ट कर देगा ये IC। इसको जैसे ही स्विचिंग होकर के यहां पर इसकी आउटपुट में वोल्टेज निकलना स्टार्ट कर देगा विदाउट ट्रिगर, +4.6 वोल्ट LCD के लिए। ये कनेक्टर में गया, किसके लिए, कम्बो के लिए। अब मैं उसमें फिर से चले जा रहा हूं, आप लोगों को उसमें समझाते जा रहा हूं एक एक करके, तब आप लोगों को समझ आएगा इसमें। तो यहां पर देखिए LCD ये है, यहां पर जो लिखा हुआ है VDD LCD EL VDD। EL VDD हमारी पॉजिटिव होगी, EL VSS हमारी नेगेटिव होगी, नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव वोल्ट। यहां पर देखिए EL VSS -4.4 वोल्ट और LCD VDD 4.6 वोल्ट। ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज होगी, जो VSN VSP की होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्किट अभी मैं आपको दिखाया हूं, उसके अंदर में ये जो सर्किट है, ये देखिए यहां पर जो +4 वोल्ट है, ये वोल्टेज के लिए कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ा इसको। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर LX1 लिखा है, ये ध्यान देना, LX1
ठीक है। जैसे ही ये LX1 यहाँ पर हमारी स्विचिंग स्टार्ट होगी, स्विचिंग स्टार्ट होते साथ ही हमारी VO1 वोल्टेज आउट 1 और LX1 स्विचिंग होगी और वोल्टेज आउट 1 यहाँ से करना स्टार्ट कर देगा। ये कॉइल नॉर्मल कॉइल है, इस कॉइल को ध्यान मत देना, ये नॉर्मल इंडक्टर है और ये हमारी मेन कॉइल है, ये जहां स्विचिंग होनी है, और ये नॉर्मल इंडक्टर है। उसके बाद यहां से निकल करके फिर जाएगा हमारे कनेक्टर के अंदर में। इसको कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको ट्रिगर की जरूरत है उसको अलग से बताते चलूंगा आपको। अब ये लाइन क्लियर हो गया हमारा। अब ये लाइन क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से चल रहा हूं मैं। फिर से मैं नेक्स्ट किया तो यहां पर एक वोल्टेज सिस्टम VDD EL VSS, ये किस चीज के लिए है? हमको तो पॉजिटिव बनाने के लिए +5 वोल्ट प्लस 4.6 वोल्ट बनाने के लिए हमको ऑलरेडी यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया। ठीक है, यहीं से अब हमको माइनस बनाने के लिए चाहिए, तो हमको यहां माइनस बनाने के लिए फिर एक लाइन दिया जहां पर लिखा हुआ है VDD EL VSS। नेक्स्ट करूंगा फिर से नेक्स्ट किया। देखिए अब यदि जैसे ही हमारा +4.6 वोल्ट जैसे ही हमारे कम्बो के अंदर में प्रवेश करेगा, ठीक है, इसको स्टेप बताते जा रहा हूं, जो सीक्वेंस है समझने वाले के लिए एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि उसी स्टेप से मैं सीक्वेंस के अनुसार से बताते जा रहा हूं। ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है जी। जैसे ही 4.6 वोल्टेज इसके अंदर में गया, जाने के बाद जैसे ही प्रवेश किया उसके बाद यहां से एक सिग्नल आ गया। किसमें आया? इस आईसी के अंदर। क्या लिखा है? LCD EL on to 1.8 वोल्ट। जैसे ही +4.6 वोल्टेज इस कम्बो के अंदर, अब यहां पर कम्बो लगा है, मैं कनेक्टर ही दिखा रहा हूं लेकिन यहां पर आपका कम्बो लगा हुआ है, समझना। कनेक्टर ही ऐसे लगा के अब दिखा रहा हूं, मतलब इसी में कनेक्टर लगा के नहीं चेक, बिना फोल्डर लगाए नहीं चेक करना है, कम्बो लगा हुआ है, समझना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कम्बो लगा हुआ है, जैसे ही +4.6 वोल्टेज इसके अंदर जाएगा, कम्बो जाने के बाद ही वहां से एक ट्रिगरिंग वोल्टेज आएगा EL on to। और ये किस लिए आ रहा है? यहां आगे आइए, यहां पर देखो आईसी के अंदर में लिखे रहेगा एस्वायर VO2। ठीक, यहां पर देखो ये हमारी LX1 थी, LCD LX1 जो +4.6 वोल्ट बना रहा है, और ये हमारी 2 नंबर का है, ये 1 है और 2 नंबर कौन सा है आगे देखेंगे। नेक्स्ट किया मैं, यहां पर ये सर्किट आपको पता होगा कि एक कॉइल लगा रहता है ग्राफिक्स सेक्शन के अंदर में, जहां पर एक कॉइल आपकी ग्राउंड दिखाएगी, बजर में लोगे तो बजर बजेगा दोनों साइड, लेकिन वो क्या होता है, वो नेगेटिव VSN के लिए वहां पर एक कॉइल लगाया जाता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही ये 1.8 आएगा वैसे ही यहां पर स्विचिंग स्टार्ट होगा। जब तक ये 1.8 नहीं आएगा, अगर लाइन ब्रेक हो जाता है, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलते जा रहा है, समझते जाना उसमें। जैसे ही अगर ये लाइन ब्रेक है तो यहाँ स्विचिंग नहीं होगा, जैसे ही स्विचिंग नहीं होगा तो यहाँ पर ये माइनस की लाइन की, तो -4.4 वोल्ट जो बनना है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये 1.8 आया वैसे ही यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारी वोल्टेज इसी आईसी से इसके अंदर में आउटपुट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर कितने वोल्टेज? LCD EL VSS 4.4 वोल्ट। ठीक है, अब चला था उसमें जाता हूँ डायग्राम के अंदर में। डायग्राम के अंदर में मैं जाता हूँ फिर से और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ही ये 4 नेगेटिव वोल्टेज जो गया EL VSS की लाइन, जैसे ही इस कम्बो के अंदर में वोल्टेज आया, ठीक है, सॉरी EL VDD वोल्टेज जो 4.6 जैसे ही इसके अंदर आया तो यहां से एक सिग्नल मिला, एक सिग्नल गया। कौन सा लाइन गया? EL2, यहां पर एक लिखा हुआ है EL2। ये सिग्नल कहां जाएगा? उस आईसी के अंदर में माइनस को इनेबल करने के लिए जाएगा। ये चीज याद रखना। यहां पर ये देखिए, यहां पर EL2 की लाइन यहां से जैसे ही EL2 वाले लाइन में ऐसे आएगा, तब हमारी इस लाइन के अंदर में जैसे वहां से यहां पर 1.8 आया, यहां पर ये वायर लिखा हुआ है V02 वोल्टेज आउट टू, वोल्टेज 2 नंबर को आउटपुट कराने के लिए ये एक इनेबल सिग्नल बन के आ रहा है।
जैसे ये इनेबल सिग्नल इसके अंदर आएगा, वैसे ही हम अगर डीएसओ है, मीटर है, जो भी है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हो, ठीक, फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हो, उसमें आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर आपकी स्विचिंग बनना स्टार्ट कर देगी, जो कॉइल आपकी नेगेटिव में रहती है, ठीक है। अगर डीएसओ के अंदर में, अगर आपके पास डीएसओ है और डीएसओ में अगर टेस्टिंग में दिक्कत जा रहा है ना, तो वहां पर देखना मोड होता है, वहां पर एक एसी रहता है, एक डीसी रहता है, एक जीएनडी रहता है। तो वहां पर आप ग्राउंड वाले ऑप्शन में करके भी आप चेक कर सकते हो, या फिर एसी वाले पल्स में भी बढ़िया चेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हो। तो जैसे ही ये लाइन 1.8 आप काट के देख लेना, काटोगे तो ये हमारी स्विचिंग नहीं होगी। जैसे ही स्विचिंग नहीं होगा तो हमारी माइनस की वोल्टेज यहाँ से आउटपुट बन करके उस कंबो तक नहीं जाएगा, ठीक है जी। अब यहां तक समझ गए कि ये लाइन हमारा इस नेगेटिव वोल्टेज को ट्रिगर कराने के लिए आ रहा है। जैसे ही वो नेगेटिव वोल्टेज वहां से ट्रिगर कराने के लिए यहां से यहां आया, वैसे ही ये अपना आउटपुट शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग हो जाएगा, स्विचिंग होकर के यहाँ पर वोल्टेज जो बनना है वो बन करके नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आया होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो तीर का निशान है, ये जो जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है तो इसको मैं आने का लाइन बना दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद आते हैं दो, एक ऐसा लाइन रहता है एमोलेड, जो ये ग्राफिक सेक्शन के अंदर में, जो इस कनेक्टर के अंदर में यहाँ पर डिस्प्ले टी और एफजी एरर, ये है क्या चीज, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। DISP का मतलब है टेयरिंग इफेक्ट। टी का मतलब होता है टेयरिंग इफेक्ट। टेयरिंग इफेक्ट है क्या चीज, इससे क्या प्रॉब्लम आएंगे हमारे मोबाइल के अंदर में, तो वो प्रॉब्लम आपका क्या आएगा इसके अंदर। देखिए इसके अंदर में आपको क्या दिख रहा है, ऐसा क्या इफेक्ट दिख रहा है जिससे आपकी वो लाइन से प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखो इस बॉल को देखो, यहां से कट करके ये खसका हुआ है पिक्चर, यहां पर भी देखिए इसके पैर ऐसे खसका हुआ है, ये सिर के पास से यहां पर भी खसका हुआ है, यहां पर ये देखिए ये, ठीक। तो जो टेयरिंग इफेक्ट की लाइन होगी, पिक्चर की रिसाइजिंग का काम करता है, परफेक्ट एक पर्टिकुलर जगह में रख करके, या फिर आपकी डिब्बा डिब्बा आ जाता है, ठीक है, या फिर आपकी चित्र उल्टा हो जाता है, तो ये सारे चीज उसी लाइन से होता है, आपकी टी लाइन से, जिसको हम लोग टेयरिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जो इसकी इफेक्ट होती है उसको रिसाइज करके एक जगह पर्टिकुलर रखने का काम करता है, ठीक। और सेम उसी तरह से एफजी एरर वाला काम भी इसी के लिए भी करता है, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से मैं जाऊंगा उसी पेज के अंदर में, तो ये दोनों लाइन किसी किसी के अंदर में ये वर्किंग में रहता है, किसी किसी के अंदर में ये वर्किंग रहता है, तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद ध्यान देना, जो स्टेप है इसकी सीक्वेंस है, मैं उसी सीक्वेंस के अनुसार से इसको चलाते जा रहा हूं। उसके बाद यहां पर ध्यान दो, OLED RSTN, ठीक। जो एलईडी डिस्प्ले होता है OLED, उसके लिए जो रीसेट, जो मतलब ये एमोलेड बोल रहा हूँ, समझ जाना कि एमोलेड में भी यही सर्किट रहेगा, OLED जो रहता है उसके अंदर भी यही सर्किट है। वो जो ये आईसी मेन है, जो आईसी जिसमें लगा है ना, वो आईसी की सर्किट समझा रहा हूँ, एक मॉडल बेस से नहीं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक। क्योंकि कितना बढ़िया भी एक्सप्लेन करने के बावजूद भी मेरा कुछ कमी निकालने का कोशिश करते हैं, तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा कमी मत निकालिए, कि जो बेनिफिट इससे मिल रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रीसेट की लाइन 1.8, ये हमेशा पुल अप कराया जाता है 1.8 से, ठीक है। तो रीसेट की लाइन यहाँ पर मैं ऐसे क्यों दिया हूँ, इसको भी समझना है आप लोगों को। जिनके जिनके पास ऑलरेडी डीएसओ जो यूज कर रहे हैं ऑस्किलोस्कोप, तो वो उनको ऑलरेडी ये पता होगा और वो उनको समझ आ जाएगा कि ये रीसेट का लाइन कैसे चलता है। देखिए यहाँ पर रीसेट देखो, कई सारे लाइन देखना जहां पर RSTN क्यों लिखा रहता है, रीसेट N लिखा इसलिए है कि वो नेगेटिव ट्रिगर से रीसेट करता है, ये बात का ध्यान रखना। कैसे, यहां पर ध्यान देना, मैं ये देखिए ये हमारी डीएसओ है। अब यहां से देखो कर्सर हमारा कहां पर है, यहां पर है, और हमने इसको 1.8 से पुल अप कराया है,
अगर किसी किसी सेट में रजिस्टर बाहर में लगा हुआ है तो बाहर पावर आईसी से 1.8 दे करके इसको पोल को अप किया जाता है, ठीक है, पोल को अप किया गया है। अब जैसे ही इसको अगर एक आध बार रीसेट करना है, कोई भी टाइम हो, यदि इसको रीसेट यदि करना है तो वो क्या करेगा, देखो सबसे पहले ये हाई कंडीशन में है 1.8 और कितने वोल्टेज, 2 वोल्टेज में सेट है, और यहाँ पर एक डिब्बे का 2 वोल्टेज होगा, और एक डिब्बे का यदि 2 वोल्टेज है तो पूरा पूरा यहाँ पर ध्यान दो, पूरा मैं डिब्बा नहीं लिया हूँ, कुछ डिब्बा से छूटा हुआ है जो 0.20 वोल्ट इसमें कम है 1.8 में, तो वो 20 वोल्ट ये है जो खाली स्थान है, ये छोटा जगह। अब यहाँ पर जैसे ही ये प्लेन है तब तक वो रीसेट नहीं हुआ, जैसे ही एक बार नेगेटिव ट्रिगर होगा 1 से 0 होगा, लॉजिक हाई से लॉजिक लो होगा और तुरंत हाई हो जाएगा, वैसे ही ये सिस्टम को आगे रीसेट कर देता है तुरंत, ठीक है। इसीलिए इसको RST-N इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नेगेटिव ट्रिगर से रीसेट करता है, ठीक है। और ये ट्रिगर समझ जाओ, इसी में से आपको समझ आ जाएगा, और ये हमारी RST है, यहां पर हमारी रीसेट होनी है 0 में, और 1 में रीसेट नहीं होगा ऑलरेडी क्योंकि 1.8 से पुल अप कराया गया है, ठीक है। अब यहां से फिर से मैं मेन पेज में चलता हूं जैसे यहां आया कम्बो के अंदर, ठीक, उसके बाद यहां पर ये लाइट सेक्शन है, मैं बाद में मेंशन किया हूं, अभी ये लाइट सेक्शन है, अभी यहां पर कोई स्विचिंग नहीं हुई है, ठीक है। ओनली रीसेट आया, रीसेट आने के बाद में तो ये सिस्टम पहले से बना रहता है बोर्ड के अंदर में, ठीक है। एक एक स्टेप समझाने के लिए मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं। तो जैसे ही हमारा रीसेट आएगा, रीसेट आने के बाद में यहां से एक सिग्नल निकलता है जिसको EL1 के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है देखना, जो OLED डिस्प्ले होता है वहां पर हमको कभी भी ध्यान देना, कभी भी डिस्प्ले के अंदर में यदि लाइट चला जाए, ग्राफिक्स चला जाए, या तो लाइट चला जाए, लाइट के यदि चला जाए तो हमारा ग्राफिक्स कितना भी हम लोग देखते हैं हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता, ये जो फंडा है अभी समझना, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे ही ये लाइन रीसेट करेगा, लास्ट में यदि ये सारे चीज कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार जैसे ही इस कम्बो को रीसेट करेगा, जैसे ही रीसेट करेगा यहां से एक वोल्टेज कम्बो से एक निकल के आएगा 1.8 की वोल्टेज, यहां पर EL on 1 और यहां पर पहले आए थे उसको EL on 2, लेकिन अभी हमने क्या है, लाइट के लिए हम हमारे को सिग्नल मिलने वाले हैं, जो कौन दे रहा है, कम्बो दे रहा है। कब दे रहा है, रीसेट, जैसे ही एक बार रीसेट किया लास्ट में, जो फर्स्ट ट्रिगर होगा उसके बाद में हमारी लाइट इनेबल होगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे ही एक बार लास्ट पहला रीसेट किया उसके बाद में यहां पर EL on की 1.8 आना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही ये 1.8 आएगा एक लाइन यहीं से निकल के जाएगा CPU में, ठीक है जी। अब देखो एक साथ दोनों आएगा आने के लिए, जैसे ही एक बार पहला रीसेट किया यहां से एक 1.8 इस IC में एक आया और एक आया CPU में, तो CPU में किस लिए गया, यहां पर ध्यान दो, जैसे ही ये 1.8 जाएगा उसके बाद में हमारी ग्राफिक्स की लाइन स्टार्ट हो जाएगी यहां से, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है कि हम कभी भी अगर हमारा प्रॉब्लम यहां पर रहता है बोर्ड के अंदर में, चाहे लाइट चाहे ग्राफिक्स दोनों, तो उस कंडीशन में हमको डिस्प्ले पिक्चर नहीं दिखाई देता, इसीलिए दिखाई नहीं देता, ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा 1.8 CPU को गया वैसे ही हमारे ग्राफिक्स लाइन में निकलना शुरू हो गए, और जैसे ही 1.8 उसी के साथ में हमारी इसके अंदर में गया वैसे ही यहाँ पर स्विचिंग भी स्टार्ट हो गया, और आपकी 7.3 जो इसकी लाइट के लिए जो वोल्टेज होता है वो 7.3 होता है, ना कि 15 से 30 वोल्ट 35 वोल्ट 40 वोल्ट जो दूसरे TFT के लिए होते हैं ना, वो इसके अंदर में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर में 7.3 वोल्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रिगर एक IC में जाएगा, एक CPU में जाएगा, CPU में जाएगा वो LCD MIPI लाइन से अपनी ग्राफिक्स भेजना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इस IC के अंदर में 1.8 गया तो लाइट सेक्शन को यहाँ स्विचिंग कराएगा, स्विचिंग करा करके VO3 LX3 यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, VO3 यहाँ पर जो ट्रिगर आया है वोल्टेज आउट 3 को कराने के लिए है, ये ट्रिगर आया तो वोल्टेज आउट 2 को कराने के लिए आया, और इसके लिए हमको ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ा, प्लस के लिए माइनस के लिए जरूरत पड़ा, और लाइट बनाने के लिए जरूरत पड़ा। अब इसी को मैं एक बार डायग्राम में बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि डायग्राम के अंदर में कैसे पिक्चर है। यहाँ पर ध्यान दो अभी जो समझाया हूं उसके अंदर के सारे पिन को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो डिस्प्ले TE और FG ये दिया गया है, और यहाँ पर EL1 और 2 दिया गया है। तो हम तो ऑलरेडी 2 को पहले लेके चले गए थे, किसके लिए, -4.6 वोल्ट बनाने के लिए। अब
जो रीसेट की लाइन है, यहाँ पर देखिए OLED RSTN, जैसे ही रीसेट की लाइन CPU कम्बो को जैसे ही रीसेट कराएगा एक बार फर्स्ट टाइम, वैसे ही यहाँ से कम्बो के अंदर में से 1.8 एक निकल करके आ करके ये जो EL on DET लिखा है ये जाएगा CPU में, और EL2 जो यहाँ से जो डायरेक्ट लाइन बनेगा ये जाएगा डायरेक्ट IC के अंदर में। कौन से IC? जो ग्राफिक्स लाइट के लिए, जो एक सिंगल एमोलेड के लिए जो डिस्प्ले IC है वो उसके अंदर जाएगा। ये ध्यान दो, ठीक है। अब इसको इधर लेके चल रहा हूं मैं। ये ध्यान दो, यहाँ पर देखो, वहां से यहाँ पर देखो VO3 वोल्टेज आउट 3 वोल्टेज आउट 2, तो हमको यहाँ पर कौन सा EL1 आया, यहाँ से वहां से यहाँ से ये आया है, ठीक है, यहाँ से ये आया है, और यहाँ से एक लाइन गया है CPU के अंदर में, ठीक है। एक गया CPU के अंदर में, एक गया इस लाइट IC के अंदर में। तो CPU वाला अपनी MIPI लाइन में पूरे ग्राफिक्स भेजना स्टार्ट करेगा, और EL1 वाली लाइन हमारे यहाँ पर लाइट सेक्शन ये 7.3 जो इस कॉइल को यहाँ पर ये स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा बाई मिस्टेक हो। जैसे ही ये लाइन 1 में आएगा आने के बाद में वहां से इनेबल सिग्नल 1.8 का इसके अंदर में आएगा। कहां से आएगा? कम्बो से एक लाइन जाएगा CPU में, एक लाइन आया इस IC के अंदर में। जैसे इस लाइन के अंदर में आएगा तो यहाँ पर देखो ALX3 का यूज किया गया है ये, और ये यहाँ पर एक मेन कॉइल लगा है, जो यहाँ पर लाइट कॉइल जो बूस्ट कॉइल बोलते हैं वो यहाँ पर लगा है। जैसे ही ये कॉइल में स्विचिंग होगा, स्विचिंग होने के बाद में फिर आउटपुट हो करके यहाँ पर देखो डायोड की सर्किट इसके अंदर इंटरनल होती है। यहाँ पर हमारी कॉइल है, कॉइल के अंदर में ये रहेगी इस कॉइल के साथ, ठीक है ये, और यहां से इस लाइन को स्विचिंग कराने के लिए एक स्विचिंग कराया जाएगा। जैसे ही यहां से आउटपुट निकल करके यहां चला जाएगा, तो इसके अंदर हमको कभी भी डायोड देखने के लिए नहीं मिलता, हमको ओनली बूस्ट कॉइल ही मिलेगा जो कॉइल होता है। तो जहां जैसे हमको स्विचिंग चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमारा यदि स्विचिंग बन रहा है तो यहाँ से हमारे आउटपुट VO3 वाले आउटपुट हमारे निकल करके इस नॉर्मल कॉइल से होते हुए ये डायरेक्ट जाएगा कनेक्टर में, और जैसे ही कनेक्टर के अंदर में जाएगा 7.3 वोल्ट अपना लाइट इनेबल कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर में जो मैं सर्किट अभी इसके अंदर जो समझाया वो हो सके तो मैं अपने तरफ से फुल कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, और इसके अंदर में यही प्रोसेस है। इतना ये प्रोसेस बढ़िया से फॉलो करना है आपको, इतना प्रोसेस बढ़िया से फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी ये वाले IC जो लगा रहता है उस IC के अंदर में आपको इजी तरीके से आप रिपेयरिंग कर सकते हो। और यही तरीके से मैं अपने क्लास के अंदर में भी मैं क्लास देता हूँ। इसके अंदर में जब मेरा क्लास चलता है तो इसी टाइप का क्लास होता है, कोई हार्ड और एडवांस और स्पेशल और अलग से क्लास नहीं होता। ऐसे ही समझाने का कोशिश करता हूँ, और जिनका बेसिक मजबूत नहीं है उनको थोड़ा समझने में दिक्कत जाता है, परफेक्टली बात, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप में यदि मजबूती है और ऐसे क्लास अगर लेता है, चाहे कहीं ले, चाहे मेरे जगह ले, चाहे कहीं भी ले, तो उनके लिए एक बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी पुरानी एक्सपीरियंस काम आती है ऐसे क्लास के अपडेटिंग की क्लास के अंदर में। और आपकी बेसिक ही मजबूत नहीं है और डायरेक्ट दौड़ पड़ोगे ऐसे हाई लेवल वाले क्लास के अंदर में, तो वहां पर आपकी माइंड कंफ्यूजन में फंस जाएगी, जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर में मजबूती है ना, तो ये अपग्रेडिंग क्लास लो, और ये वाले सारे सेक्शन, अभी तो आपको मैं ओनली एक लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन समझाया, इसको जितने भी बोर्ड के अंदर में जितने भी सेक्शन है पूरे ऐसे एनिमेशन के थ्रू से समझाने की कोशिश करता हूं, और पूरा डेटा भी प्रोवाइड करता हूं, स्टूडेंट डेटा जितना भी डेटा है उसके लिए कोई अदर फीसेस नहीं, ना कुछ नहीं, ठीक है। सारे डेटा मैं प्रोवाइड कर देता हूं कि आप लोग ये डेटा लो, और इस डेटा से कम समझने की कोशिश करो, अपने आप को प्रैक्टिकल दो। मैं जितना भी बढ़िया यहाँ पर पढ़ा दूंगा, आप लोग जब तक अपने आप से भी प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज सक्सेस नहीं होने वाला। सब चीज पढ़ाने के ऊपर ही नहीं होता, अपने आप को भी बहुत सारा चीज ऐसा काम करना होता है जिससे पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा मेहनत देना पड़ता है अपने आप को, ठीक है जी। तो ये वीडियो कैसे लगा थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट कोई और ऐसे टाइप के टॉपिक लेकर के आऊँ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ स्किप किए हैं, तो वैसा कोई स्किप मैं नहीं किया हूँ। इसके अंदर भी पूरा ओपन क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, और हर एक सेक्शन को मैं इसमें कैसे स्टेप बताया कि ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसी स्टेप से हर एक IC को मैं पढ़ाता हूँ ताकि उसकी हर एक का पावर सीक्वेंस समझ आए।
ठीक है। अगर हर एक का पावर सीक्वेंस अगर नहीं समझ आएगा तो सामने वाला एक बार इसको चेक करेगा, एक बार इसको चेक कर देगा, एक बार इसको चेक करेगा, उसमें उसका ट्रेसिंग पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं और कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार। अपने यहाँ से रीसेट की लाइन